और जवाल इंसान का होता है। सुबह हुई है तो शाम होनी है, सूरज ने गरूब होना है। ज़िंदगी दी है तो मौत भी आनी है, और इसी तरीके से अरूज अगर है तो जवाल भी है। तो मैं समझता हूँ कि जितना लेवल पे ज़ीशान काज़मी का अरूज हुआ, उतने लेवल पे जवाल भी वो हुआ। मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस पर आपने मेरी डॉक्यूमेंट्री देखी हो। इस दौर में पुलिस का कराची पर कंप्लीट कंट्रोल था। मुर्तज़ा ने कराची आकर इदारों और पुलिस की नाक में दम कर दिया था। मुर्तज़ा के जाले बंदूकें लिए फिरते और इदारों को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करते। मुर्तज़ा का कोई गार्ड गिरफ्तार हो जाता तो वो उसे छुड़ाने के लिए थाने पे धावा बोल देते। इसी दौरान काज़मी ने मुर्तज़ा के राइट हैंड अली सुनारा को गिरफ्तार कर लिया। इसका मकसद जुल्फ़िकार और रॉ का कनेक्शन मालूम करना था, तो वहीं मुर्तज़ा को भी फिक्स करना था। और फिर चंद रोज बाद 3 तलवार के नज़दीक मुर्तज़ा भुट्टो एक इंतहाई मुतनाज़ मुकाबले में कत्ल हो गए। एजेंसीज ने, मैं समझता हूँ कि ये डिसाइड किया कि आप मीर मुर्तज़ा भुट्टो एक पार्लियामेंटेरियन है, आप उसको तो अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप बेनज़ीर भुट्टो के वज़ीर आज़म होते, उसको अरेस्ट करते भी हैं तो उससे वो नहीं हो सकेगी। वो चीज़ अदालतों में साबित करना मुश्किल होगी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये वो शायद उस वक्त ये फैसला किया गया था कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो को किस तरीके से रास्ते से हटाना है। मंसूबा उस वक्त जो 2 मंसूबे बने थे, एक ऑफ रिकॉर्ड, एक ऑन रिकॉर्ड। जो ऑन रिकॉर्ड मंसूबा था वो ये अहकामात दिए गए थे हुकूमत की जानिब से, वज़ारत दाखिला की जानिब से, कि जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ मुसल्ला लोग हैं उनको किसी भी तरीके से गैर मुसल्ला करना है। तो तय ये किया गया था कि मुर्तज़ा भुट्टो को 70 क्लिफ्टन से पहले उनके काफिले को रोकना है। सिर्फ मीर मुर्तज़ा भुट्टो की गाड़ी जो है उसको आगे 70 क्लिफ्टन तक जाने देना है, बाकी तमाम लोगों को रोक लेना है। और कहा यह गया था कि उन सबसे असला लेना है और उनको गैर मुसल्ला करना है। लेकिन दूसरा जो प्लान बी था, जो बनाया गया था, मैं समझता हूँ वो ये था कि जब इससे तमाम मुसल्ला लोग कुछ फासले पर रोक लिए जाएंगे, सिर्फ मीर मुर्तज़ा भुट्टो अकेला होगा, तो उस वक्त मीर मुर्तज़ा भुट्टो पे अटैक करके उनको मारना है। वो अटैकर कोई और वो अटैकर उस किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं था। वो अटैकर एक वाइट कलर की पजेरो गाड़ी में मौजूद था और एक हिदायतकार उसके साथ मौजूद था उसका, एक खुद जो शूटर था वो मौजूद था। उन्होंने बिल्कुल 100% उसी मंसूबे के तहत, जब मीर मुर्तज़ा भुट्टो के गार्ड्स को पीछे रोक लिया गया, उनको गैर मुसल्ला कर दिया गया। गैर मुसल्ला तो नहीं, अभी ये अमल जारी ही था उनको रोकने का, और मुज़ाहमत कर रहे थे वो आगे जाने के लिए, कि इस दौरान मीर मुर्तज़ा भुट्टो पर फायरिंग की आवाज़ आई। प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत में उनके भाई का कत्ल कोई मामूली बात नहीं थी। 2 माह बाद कराची पुलिस के फेक इनकाउंटर्स और मुर्तज़ा मर्डर को बुनियाद बनाकर बेनज़ीर गवर्नमेंट डिसमिस कर दी गई। जिन पुलिस वालों ने मुर्तज़ा के साथ इनकाउंटर में हिस्सा लिया था, उन पर केस बनाकर मुकदमा चलाया गया। ज़ीशान काज़मी उन्हीं में से एक था। उससे मेरी आखिरी मुलाकात थी ज़ीशान से, वो इंटरेस्टिंग थी। उसने अपनी मफरूर था, उसने जो है ज़मानत कबल गिरफ्तारी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। नीचे से ज़मानत मुस्तरद हो चुकी थी, अब सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी। उस दिन उसकी दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला आना था। वो और मैं खड़े हुए आहता अदालत में गुफ्तगू कर रहे थे। अंदर किसी वक्त जो है वो फैसला जो है वो अनाउंस हो गया, और फैसला ये था कि उसकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी गई सुप्रीम कोर्ट से भी। तो अहलकार जो है वो उसे कोर्ट से बाहर निकले और इसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े। अच्छा, इसने अचानक सूरत हाल को भांपा, और मैं जो उसके सामने खड़ा हुआ था उसने बाकायदा तौर पर मुझे धक्का दिया, और ये जो एग्जिट था सुप्रीम कोर्ट का उसकी तरफ भागा। तैयारी से आया था। जब तक पुलिस एहलकार उस तक पहुंचते, कि शायद वो उस तक पहुंचना भी नहीं चाहते थे, अपना पैटीबंद भाई था, वो बाहर खड़ी एक स्टार्ट कार में बैठा, और वो कार जो है उसे लेके वहां से चली गई। अदालत ने इन्होंने बेल की कोशिश की थी और बेल इनकी रिजेक्ट हो गई थी, जिसके बाद वो वहाँ से फ़रार हुए थे। उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्होंने रहना शुरू किया था। इनको उस वक्त के एक एसएचओ होते थे जो कि शरीफाबाद के एसएचओ थे, सरवर कमांडो, उनसे उन्होंने, क्योंकि जाहिर बात है साथ के थे और इनकी दोस्तियाँ वगैरह भी अच्छी थी, तो उनसे उन्होंने कुछ टाइम के लिए पुलिस मोबाइल भी एक ली थी, ताकि वो उनको सपोर्ट रहे कि अगर कोई इनको ट्रैक ना कर सके। और उस दौरान ये इनके लिए ये भी चीज़ बड़ी मशहूर है कि वह हुलिया वगैरह, क्योंकि एक वॉज वेरी स्मार्ट ऑफिसर, तो अपने हुलिया वगैरह तब्दील करके भी ये घूमा करते थे।
पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट चली गई थी तो उसके बाद में जो है जिस स्पेसिफिक जो एक हसास हज़ारे का इनके ऊपर सपोर्ट था, जिसकी सपोर्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ गई थी। वो सारे ऑफिशियल्स जो हैं वो सारे के सारे हट गए थे, और वो ऑफिसर्स हटे थे तो डेफिनेटली जब अफसर टू अफसर ही चीज़ वही पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो उसी को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तो इसके बाद में उनकी सपोर्ट भी इनके पास से हट गई। मेरा घर तो उसको पता था, तो ये मेरे घर पे आ गया, ग्राउंड पे ही मेरा फ्लैट था। तो मैंने जब बेल बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा एक लंबे लंबे और बाल और जो है ना जो हुलिया था, दाढ़ी मूँछों, एक मशकूक बंदे का हुलिया था। तो मैंने एकदम पिस्टल ना उसके सीने पे रख दिया। तो फिर ये इसने हाथ ऐसे खड़े कर लिए और फिर ये मुझे कहने लगा, यार ज़ीशान ज़ीशान ज़ीशान। तो मैंने आवाज़ से उसको पछाना, तो इसको फिर कमरे में बिठाया। मैंने बोला आप यहाँ से ईरान निकल जाओ। ये इसने मुझे बताया कि भाई मैं लाहौर निकल रहा हूँ। फिर ये चला गया लाहौर। मुख्तलिफ नाम ज़ीशान ने इस दौरान मुख्तलिफ इसमें मुख्तलिफ नाम रखे अपने कोड वर्ड में। तो लास्ट नाम इसका चल रहा था डॉक्टर अजीज़, तो हमने मोबाइल में सेव भी उसी नाम से किया था, डॉक्टर अजीज़। तो कॉल करता रहता था, हमारी बातचीत होती रहती थी। मगर लाहौर में ज़ीशान का ज़्यादा दिल ना लगा और कुछ अरसे बाद वो फिर कराची लौट आया। कुछ टाइम ऐसा आया था कि जैसा कि मैंने कहा कि जो अफसरान, जो एसपी लेवल के ऑफिसर्स इनके घर के बाहर बैठे होते थे अपनी फाइलें लेके इनके ऑफिस के बाहर कि ये उनके तबादले तकर्रुरियाँ करवा दें, वो लोग ने भी इनका फ़ोन लेना बंद कर दिया था। काफ़ी सारे जो साथ में काम करने वाले ऑफिसर्स थे उन्होंने भी इनको, मैं सबकी बात नहीं करूँगा लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम, उन्होंने इनको लिफ्ट करानी बंद कर दी थी, क्योंकि ये एक जिस कहते हैं ना कि ये बुराई बन गई। ज़ीशान काज़मी एक बुराई बन गया था। जितना बड़ा नाम था और जितना बड़ा इसका स्ट्रेचर था, आखिर वक्त में वही चीज़ इनके लिए जो है नुकसानदेह साबित हो गई थी और कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। मुख्तलिफ थानों से पुलिस वाले बताने लगे, गैदरिंग हमारी होती थी जहाँ कि भाई ज़ीशान जो है ना वो पैसे भी मांग रहा है और शराब भी मांग रहा है और फिर वो लड़कियों को भी मांग रहा है, मकसद के सारे चीज़ें उसको चाहिए। मैंने इसको फिर फ़ोन किया, मैंने बोला ज़ीशान एक बात बताओ, तुमने जितने लोग पकड़े हैं ये बेसिक क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से वो फंसे हैं? तो वो कहने लगा कि यार वो शराब या औरत। तो मैंने इसको बहरहाल एडवांस इसको ख़बरदार किया कि तुम्हारे दिन थोड़े रह गए। और हुआ भी यही। अब काज़मी को 3 अतराफ से ख़तरा था। नंबर 1 MQM, जिसके कई कारकुन उसने कत्ल किए थे। नंबर 2 अल-जुल्फ़िकार, जो इसे मुर्तज़ा की मौत का जिम्मेदार समझती थी। और नंबर 3 हसास सितारे, जिनके कई राज उसके सीने में दफन थे। वो जो शहर में दंदनाता फिरता था, अब अंचोली के एक छोटे से घर में छुपा था। शदीद ज़हनी दबाव का शिकार था, असल हुलिये में बाहर भी नहीं निकल सकता था। ऐसे में कराची अंडरवर्ल्ड के डॉन शुएब खान ने उसे एक ऑफ़र की। काज़मी शुएब खान को पहले से जानता था। वो उस पर ट्रस्ट करके अपने हाइड आउट से निकल आया और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। काज़मी मिलने जा तो रहा था, मगर ये नहीं जानता था कि शुएब खान उसे कुर्बानी का बकरा बनाने वाला है। दरअसल शुएब खान काज़मी को जुल्फ़िकार के हवाले करने का प्लान बना चुका था। ये तो आप जानते हैं कि मुर्तज़ा कत्ल के बाद इसके जाले काज़मी के खून के प्यासे थे। शुएब खान ज़ीशान के बदले में उन्हीं लोगों से अपने एक दुश्मन को ठिकाने लगवाना चाहता था। वो उसके लिए जो पुराने लोग भी मिलते हैं जिनके बहुत क्लोज थे शुएब खान से, उनका ये कहना है कि वो एक मशहूर यार मार आदमी था। 2 इन्फॉर्मेशन है। इब्तदाई तौर पे एक ये बात आई थी कि वो गिजरी में वाक़ई जो शुएब खान का बंगला था वहाँ पर गए थे, और वहाँ पे जाने के बाद में फिर वहाँ पे बड़ा अच्छा एक घर का माहौल था, दावत का समा था। शुएब खान ने हाईलाइट नहीं किया था मैं किससे मिलवाना, लेकिन तुम्हारी मैं जान छुड़वा दूँगा। वहाँ पर ले जाके बैठे, इन्हें कुछ पीने पिलाने को दिया जिसमें कहते हैं कि बेहोशी की दवा थी। अब वो क्या था मैं उस तफसीलात में नहीं जाता, लेकिन ये है कि उसके बाद में ही फेंट, और जब आँख खुली तो पता लगा कि इनको हथकड़ियाँ वगैरह लगी हुई थी, जो बाद में जो है फिर पता लगा कि ये अली सुनारा को उन्होंने हैंड ओवर किया था। 2 लोग थे जिन्होंने इस पर तशद्दुद करना शुरू किया था, और वही ज़ीशान काज़मी जो एक ज़माने में लोगों पे तशद्दुद करता था या देखता था या अगर कोई भी जुर्म उसे एक्सेप्ट कराने के लिए, आज उसका भी वही हशर हुआ था। 2 लोगों ने इसके साथ फाइट किया था इसकी, क्योंकि एक बड़ी
सस्ती जो उस ज़माने के लोग बताते हैं कि बड़ी एक स्ट्रॉन्ग जो हथकड़ी थी, बड़ी कमज़ोर हथकड़ी थी, वो हथकड़ी तोड़ने में कामयाब हो गया था। इसने उससे फाइट बैक भी किया और इस दौरानिए में इसको गोली मार दी गई। जो गोली मारी गई इनको, वो आँख में गोली मारी गई जो कि आँख क्रॉस कर गई थी। अभी तक दो खबरें हैं। कुछ बातें कही जाती हैं कि इनको गुलशन हदीद में ले जाके मारा गया था, कुछ बातें ये कही जाती हैं कि गिजरी में ही जो शुएब खान का बंगला था उसके बेसमेंट में मारा गया, और उसके बाद में फिर जब इनको मार दिया गया, PCHS खालिद बिन वलीद रोड के करीब ब्लॉक 2 में एक कचरा कुंडी थी, वहाँ पे ले जाके इनकी लाश फेंक दी गई थी। इल्ज़ाम पूरा का पूरा MQM पर ही गया था। 2006 में उस ज़माने में एक SSP होते थे फारूक अवान साहब, उन्होंने कार्रवाई करके गिरफ़्तार किया था। पुलिस ने एक हसास इत्तला पे एक इंटरनल इंफॉर्मेशन पे लांडी में कार्रवाई की थी और लांडी से एक शख्स को गिरफ्तार किया था और फिर उसके बाद में उसकी पॉइंटेशन पे खालादर से दूसरे शख्स को गिरफ्तार किया था। उन दोनों ने फिर कंफर्मेशन की थी इस बात की कि ज़ीशान काज़मी को, मुतादिद मर्डर्स उनके ऊपर थे, लेकिन ज़ीशान काज़मी को उनकी शनाख्त जो हुई थी, जो वो लोग गिरफ्तार होते, उसमें एक आशिक चौधरी था और एक निहाल नाम का शख्स था। ये 2 अफराद थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया था कि ये मर्डर उन्होंने किया। इस तरह से फिर ये बात क्लियर हुई कि इनके मर्डर में MQM का नहीं, बल्कि जो शहीद जुल्फ़िकार, जो MQM के ऊपर पूरा इल्ज़ाम डाला गया था कि शहीद जुल्फ़िकार का जो अस्करी विंग था, वो जो पूरी अस्करी वो थी, उनका मेन किरदार था इनको कत्ल करने में। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि काज़मी को शुएब खान ने नहीं, बल्कि पुलिस में एक एंटी लॉबी ने सोहराब गोट बुलाकर ठिकाने लगाया। हकीकत जो भी थी, काज़मी का आगाज जितना ताबनाक था, अंजाम उससे कहीं ज्यादा भयानक रहा। और काज़मी ही नहीं, बहादुर अली, चौधरी असलम, तौफीक जाहिद और ऐसे तमाम पुलिस अफसर शहर को आगो खून में धकेल कर खुद भी तारीकियों में गुम हो गए। आप भी सोचते होंगे कि हम क्यों अपनी वीडियोस में गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हैं, माजी के किरदार और उनकी भली बुरी हकीकतें सामने लाने का फायदा ही क्या है। तो जान लें कि अगर किसी प्रॉब्लम या रिडल को सॉल्व करना हो ना, तो पहला कदम उसे समझना होता है, फिर उसे सॉल्व किया जाता है। कराची भी एक ऐसा ही सवाल है, एक रिडल है जिसे हल करने का दावा तो सब करते हैं, मगर समझते बहुत कम है। तो फिर अपने शहर और मुल्क की बेहतरी के लिए समझिए।